नमस्तुभ्यम वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैपियंस क्वेस्ट में। तो भैया जो आज हमारी सबकी हम सबकी जो एक सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड कवर कर रहे हैं। तो उसमें आज हम लोग के जो सेकंड चैप्टर है आरोह का, हिंदी का, आलोक धनवा जी द्वारा रचित है। और ये जो चैप्टर होने वाला है ना, इसकी खास बात यह है कि इसमें बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहनता के साथ जो बाल सुलभ मनोभाव है ना, उनको इसमें आलोकित किया गया है। और जो कवि भी हैं, कवि का नाम भी आलोक धनवा है, बिहार के रहने वाले हैं। तो आज हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से जो बाल मनो इच्छाओं की जो पूर्ति होती है, जो बाल मनोकामना होती है, जो बालक कैसा सोचते हैं, कैसे अपने बचपन में वो लोग करते हैं। और एक खास तरह के जो खेल होता है जिसको पतंग कहते हैं, जिसपे एक त्योहार भी मनाया जाता है मकर संक्रांति का। तो उसके विषय में भी इन्होंने बहुत अच्छी चर्चा की है। देखते हैं इनको, इनके विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपनी कविता पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 1948 मुंगेर में हुआ, जो कि बिहार में एक जिला है। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्ध दुनिया रोज बनती है, एकमात्र संग्रह इनका है। और कुछ सम्मान भी इनको मिले हैं, जैसे प्रमुख सम्मान में क्या क्या है? राहुल सम्मान है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान। बिहार के हैं तो बिहार के राष्ट्रभाषा का भी सम्मान है। जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। देखिए बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा है कि समुद्र में जहाँ से नदियाँ आकर मिलती हैं ना, इनको नहीं पता कि मतलब वहाँ पर क्या है, लेकिन ये कहते हैं कि उनको यहाँ जाना। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि जीवन में एक ना एक दिन आपको कभी न कभी नदी के उस पार उतरना तो है ही। मतलब कहने का यहाँ पे भौतिक रूप से नदी को पार करने का सार्थक शब्द यहाँ पर नहीं प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर बात हुई है कि किस तरह से आप जो भवसागर को पार करते हैं। यहाँ पर जो साहित्यिक इनकी भाषा है, ये कहीं न कहीं अलौकिक और दिव्य कीर्ति की प्रकाशित जो उनकी रचनाएँ हैं, उनकी बात की जा रही है कि जो मतलब कि आप आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से जब कभी भी इस भवसागर को पार करके उस पार जाते हैं, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को यहाँ पर आलोकित किया गया है। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी-चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-1973 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएँ हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। मतलब इतने बड़े थे, कभी इनका सही से मूल्यांकन भी नहीं हो पाया, इतने ये महान व्यक्तित्व थे। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। इन्होंने गुणवत्ता पर फोकस किया, ना कि जो मात्रा होती है उस पर। कब काफ़ी अच्छा लेखन किया। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वो पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। जैसा कि एक साहित्यकार के अंदर जो उसके भाव होते हैं संस्कृति से संबंधित या फिर समाज से संबंधित, वो इनके अंदर परिपूर्ण थे। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी भागीदारी की है। ये इनकी भागीदारी के विषय में कुछ है। अब थोड़ा सा सारांश इसके कविता के विषय में थोड़ा सा सारांश बताया गया है कि पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। इनका जो एकमात्र संग्रह है उसका एक हिस्सा है पतंग, एक छोटा सा अंश है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। बहुत ही लंबी कविता है तो इसके केवल एक छोटे से तीसरे भाग को लिया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंगों, ऊंचाइयों की वे हदें हैं। बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उन्हें पार करना चाहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने रेखांकन किया है कि कैसे पतंग के बहाने वो बचपन की जो यादें हैं उनको भी प्रतिबिंबित करते हैं। और साथ ही साथ बताते हैं कि जिस तरह पतंग आसमान को छूने के लिए बेताब रहती है, उसी तरह जो बाल मनो इच्छाएं हैं, जो बालक की एक इच्छाएं हैं, जो बच्चे जो सोचता है, जो उनके सपने हैं, वो भी उसी तरह से प्रकाश के बेग की तरह आसमान को छूने की हिम्मत रखते हैं, या फिर उनका हौसला जो होता है वो बहुत ही ऊंचाइयों पर जाने की कोशिश करते हैं, या फिर कहीं न कहीं उनके पार भी वो लोग जाना चाहते हैं। कविता धीरे-धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ
शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं। मृदंग का मतलब सही-सही ढोलक से होता है। जहाँ छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं, जो गिर-गिर कर सँभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे बार-बार नई पतंगों को सबसे ऊँचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो अंधेरे के बाद शरद की उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? देखिए, बहुत ही ख़ास चीज़ों को यहाँ पर प्रतिबिंबित किया गया है कि किस तरह प्रकृति भी बच्चों के साथ घुल-मिल गई है। बच्चे उनके साथ मिले हैं और प्रकृति भी उनके साथ घुली-मिली है। इसीलिए बच्चों को कहीं न कहीं भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। और देखिए, इसमें कितना ही सुंदर चित्रण किया गया है बच्चों के बाल मनोभाव और बाल सुलभ इच्छाओं का। यदि आपका जो विषय इंग्लिश है, उसमें देखिए, उसमें आप लोग देखेंगे तो जो आपकी शुरुआत की 2 चैप्टर्स हैं, उनमें देखिए किस तरह से बाल मनोभाव उसमें भी व्यक्त हुए हैं, पर वहाँ पर कहीं न कहीं मजबूरी है, वहाँ पर बंधन है। पर यहाँ पर देखिए बच्चे कितने स्वतंत्र हैं। प्रकृति में उनकी जो एक अलग पहचान है, उसको ये यहाँ पर प्रकाशित किया गया है कि जो रंगीन दुनिया है तितलियों की, जहाँ पर प्रकृति अपने पूरे मनोवेग से आती है और वहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह से एक तरफ भय है तो दूसरी तरफ उस पे विजय पाते बच्चे भी, यानी कि कहीं न कहीं वीरता का भी उनका एक पैमाना नापा गया है कि किस तरह से भय को दरकिनार कर बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हैं। उन्हें कोई भौतिक दुनिया की आवश्यकता नहीं है, वो केवल अपने में ही इतने ज़्यादा मग्न हैं कि कहीं न कहीं वो पृथ्वी के हर कोने को नाप देते हैं। वो इधर-उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उनका आना-जाना ही अपने आप में इतना पर्याप्त है कि उसका कोई भी और सहपाठी नहीं है। जिस तरह से पतंग ऊँचा उड़ने को बेताब है, उसी तरह के जो बाल मनोभाव के सपने हैं, वो भी उड़ने के लिए बेताब है। यहाँ पर भादों का जो शब्द लिया गया है, भादो शब्द सावन के बाद जो महीना आता है, उसको भादो कहते हैं। और शरद ऋतु जब आती है, तो इस ठंडी के मौसम को ही कहीं न कहीं शरद ऋतु कहा जाता है, जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक रहती है। इसके बाद हम सभी लोग कविता शुरू करेंगे कि किस तरह से इन्होंने बहुत ही साधारण शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में सरलता के साथ प्रकृति को बच्चों के साथ जो उकेरा है, वो काफ़ी दर्शनीय और शोभनीय है। तो शुरू करते हैं। पतंग सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया, सवेरा हुआ। अब देखो, यहाँ पर बौछारों का कॉन्सेप्ट जो लिया गया, बौछारों का जो सिद्धांत है, वो उसका मतलब यहाँ पर सीधा सा यह है कि बारिश से, यानी कि बारिश कब आती है? बारिश सावन के मौसम में आती है। बारिश उसके पहले कब आती है? उसके पहले आप जब देखेंगे तो ज्येष्ठ ऋतु के बाद जो ज्येष्ठ का महीना होता है, उसके बाद जब आषाढ़ आता है, तो आषाढ़ को मुख्यतः कहा जाता है कि हाँ, ये बारिश का महीना है। आषाढ़ के बाद जो सब जब सावन आता है, आषाढ़ का मतलब जो वही आपको जून-जुलाई का जो महीना होता है, और उसके बाद जब सावन आता है जून और अगस्त के मध्य के बीच में, आधा जून और आधा मध्य अगस्त, तो वहाँ पर सावन जो कहा जाता है कि बारिश के बाद जब प्रकृति पूरी तरह से खिल जाती है, तो उसके बाद भादो जब आता है, तो यानी कि सावन में कहीं न कहीं हल्की-हल्की बारिश रहती है, और जब बारिश एकदम खत्म हो जाती है, बौछारें खत्म हो जाती हैं, तो भादो आ जाता है और भादो में एक नया सवेरा आता है। चारों तरफ प्रकृति रंगीनमय हो जाती है, चारों तरफ कहीं न कहीं एक नया सवेरा उगाता है, जो बारिश की कमी के कारण, जो पानी की कमी के कारण ज्येष्ठ की भरी दोपहरी में जो धरती सूख रही थी, पेड़-पौधे सूख रहे थे, पंछी व्याकुल थे, पशु व्याकुल थे, मनुष्य व्याकुल थे, वो कहीं न कहीं अब लहलहा रहे हैं। और यहाँ पर सवेरा किस तरह, वो सवेरा हुआ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। जिस तरह से खरगोश की आँखें लाल होती हैं ना, जिस तरह खरगोश की आँखों में लालिमा होती है, उसी तरह सवेरा हुआ। और सवेरा जब होता है, तो वहाँ पर आप जब लोग देखेंगे सवेरे और अंत, जब दिन की अंत होती है, जब दिन का उजाला जब खत्म होता है, तब भी वहाँ पर एकदम लाल जैसा लालिमा पूरे प्रकाश में छा जाती है। तो वैसे ही आज कहा जा रहा है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब शरद शरद ऋतु का यहाँ आगमन की बात हो रही है कि ठंडी किस तरह आ रही है। ठंडी पुलों को पार करते हुए आ रही है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। चमकीली साइकिल यहाँ पर कौन है? जब देखते हैं कि जब बारिश हो जाती है, हर जगह पर हरियाली छा जाती है, तो जो धूप होती है, धूप तेज पड़ने लगती है, धूप एकदम खिलखिला के आती है। क्यों आती है? क्योंकि बादल साफ हो जाते हैं। और जो ठंडी का महीना होता है, उसमें देखते हैं जब आप कोहरा जमता है, कोहरे के बाद जब धूप आती है, तो यहाँ पर उस समय के थोड़ा पहले की बात की जा रही है कि हाँ, जब भादों की शुरुआत हो रही है, और यह भादो जब एकदम खत्म हो गया, उसके बाद उधर शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो रही है, तो वहाँ पर चमकीली साइकिल सा का एकदम सीधा सा अर्थ है कि थोड़ी सी धूप, और जो उसकी प्रकाशित जो प्रकाशों में उसकी जो तीव्र गति है, जो प्रकाश की तीव्र गति है, वो थोड़ी-सी तेज़ हो गई। घंटी बजाते हुए, ज़ोर-ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अब देखो,
यहाँ पर घंटी बजाते हुए और चमकीले इशारों का मतलब है जो प्रकृति की जो उनकी एक नवीन साज-सज्जा जो बाहर निकल के आती है, जब फूल खिल जाते हैं, जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, जब सभी पक्षी एकदम अपने गीत गा रहे होते हैं और सभी पशु अपना जो उनके खेतों में फसल आती है उसको अपना आराम से खा रहे होते हैं, या फिर जो घास जब हरे घास के हरे मैदान अपने परिपूर्ण अवस्था में आ जाते हैं तो उनको कैसे वो एकदम अच्छे से उनका सेवन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति को बहुत ही अच्छा दर्शाया गया और कहा जा रहा है कि जब देखो पतंग बच्चे कब उड़ाते हैं? जब बारिश नहीं होती, मौसम साफ होता है और थोड़ा-थोड़ा सा हल्की-हल्की सर्दी भी आ जाती है। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि एक मकर संक्रांति का जो त्योहार होता है, जब जनवरी के जो महीने में आता है, शरद ऋतु में, तो वहाँ पर देखते हैं कि एक पतंग उड़ाने का अलग से त्योहार होता है। तो वहीं पर बताया जा रहा है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब आकाश को मुलायम बनाने का मतलब है कि आकाश थोड़ा साफ हो जाता है, धूप निकल आती है, उतने घने बादल नहीं होते जिस तरह के घने बादल वर्षा ऋतु में थे। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, पतंग को उड़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। अब देखो, पतंग बहुत ही हल्की बनाई जाती है और कई रंगों-बिरंगों में आती है, सभी लोग को पता है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमान उड़ सके। पतंग किन चीज़ों से मिलकर बनी होती? कुछ कागज़ होते हैं और कुछ बाँस की जो पतली कमानें जिनको चीर करके बनाया जाता है उनको। तो वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कैसे प्रकृति से ही संबंधित प्रकृति की चीज़ों को उड़ाया जा रहा है और प्रकृति से ही वो चीज़ें मिलकर बनी हैं और प्रकृति की ही व्यापकता यहाँ पर दर्शाई गई है और ख़ासकर बच्चों से उनको जोड़ करके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अब देखो, तितली का यहाँ संबंध कहीं न कहीं पतंग के मानवीकरण से है, क्योंकि जिस तरह तितलियाँ उड़ती हैं उसी तरह पतंगे भी उड़ती हैं और जिस तरह तितलियाँ रंग-बिरंगी होती हैं उसी तरह पतंग भी क्या होती है, कई रंगों में आती है। तो यहाँ पर सीटियों और किलकारियाँ किसकी प्रयोग की गई हैं? सीटियाँ और किलकारियाँ यहाँ पर बच्चों की हैं। किस तरह से जो बच्चों की नाजुक दुनिया है वह शुरू होती है और बच्चों की किलकारियाँ संपूर्ण वातावरण में चारों तरफ आनंदित कर देने वाले धुन से छा जाती है। जन्म से ही वो अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब कपास का यहाँ पर साधारण मतलब ये है कि उनकी जो त्वचा होती है बच्चों की, जब जब बच्चों का जन्म होता है तो कितने मुलायम होते हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो कपास जिस तरह से मुलायम होती है उसी तरह से बच्चों की त्वचा भी मुलायम होती है, बच्चे भी मुलायम होते हैं, चाहे वो मन से हो चाहे तन से हो। यहाँ पर कपास का मानवीकरण बच्चों से किया गया है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। अब देखो, पृथ्वी घूमती हुई आती है इनके बेचैन पैरों के पास। अब यहाँ पर पृथ्वी क्यों घूम कर आएगी उनके पैर के पास? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस तरह बच्चे पूरे घर में कहीं इस कोने से उस कोने दौड़ रहे हैं, पूरे छत पर दौड़ रहे हैं, उनको अपनी भी सुध नहीं है कि कहाँ वो जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई उनको भय नहीं, कोई प्रेम द्वेष, कोई घृणा, पाप पुण्य कुछ नहीं। यानी कि वो निश्चल और निष्प्रवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व के वो उदाहरण है कि किस तरह से वो इधर-उधर दौड़ रहे हैं। जब वो दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, जब उनकी कोमल पैर छत पर पड़ते हैं, तो छत भी क्या हो जाती है, नरम हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा-सा दिखाया गया है कि किस तरह से प्रकृति भी उनकी कितनी शुद्ध लेती है, प्रकृति भी उनकी कितनी चिंता करती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग का मतलब होता है डमरू। हम मृदंग को ढोल भी कह सकते हैं। तो मृदा दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वो पेंग भरते हुए चले जाते हैं अक्सर डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। यानी कि बात हो रही है कि दिशाओं को जब नापते हैं, इस दिशा से उस दिशा जाते हैं, इधर-उधर भाग रहे हैं, तो मतलब दिशाओं को भी वो इस तरह से कहा जा रहा है कि दिशाओं का मृदंग मानवीकरण हो गया है कि दिशाओं को बजा रहे हैं और इधर-उधर जब भाग रहे हैं तो कई तरह की चहल-पहल हो रही है। तो वही वहाँ पर बात हो रही है कि पेंग भरते हुए चले जाते हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं। उनकी दिशा भी एकदम फिक्स नहीं है, एक दिशा उनकी तय नहीं है कि इस दिशा में जाना है, उस दिशा में डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, जिस तरह डाली ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा के वेग से चलती है, वैसे ही बच्चे इधर उधर आपस में कहीं न कहीं भाग रहे हैं, कोई उनको खदेड़ रहा है, कोई उनके पकड़ रहा है। तो छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बस बचाता है उन्हें, उनके सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अब देखो, कई बार छत में बारजे नहीं होते और बारजे होते भी हैं तो बच्चे क्या होते हैं, एकदम किनारे तक चलते हैं। तो होता क्या है कि उनके गिरने की पूर्ण संभावना रहती है। तो बच्चों को वहाँ पर गिरने से कौन बचाता है? उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। क्यों? क्योंकि वो एकदम अंदर से रोमांचित है, अंदर से वो इतने उत्साहपूर्ण हैं, अंदर से वो कितने लालायित हैं पतंग को देखने के लिए। और उनके जो बचपन का जो शक्ति है, उनके बचपन का जो एक सामर्थ्य है, वो कहीं न कहीं बड़ों से, वयस्कों से अलग होता है। तो इसीलिए उनके
उनके गिरने की जो संभावना है वो पूरी तरह से बनी हुई है, पर उनको बचाने का कार्य ही उनके रोमांचित शरीर का संगीत करता है। कहीं न कहीं अपने ही संतुलन और अपने ही असंतुलन के भावों के कारण है। पतंगों की धड़कती ऊँचाइयाँ उन्हें थाम लेती हैं महज़ एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ-साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब देखो, रंध्र का मतलब तो कहीं न कहीं छेद होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि पतंगों की धड़कती ऊँचाइयाँ उन्हें थाम लेती हैं महज़ एक धागे के सहारे। अब ऐसा नहीं है कि पतंग का जो धागा है उनको गिरने से बचा लेता है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो मानवीकरण की जो उनके मन के भाव हैं, जो उस पतंग के धागे के साथ जुड़ गए हैं, उस पतंग के साथ वो अपने आप को भी बचाना चाहते हैं, और कहीं न कहीं जो उनका रोमांचित शरीर है, वो आवेग से परिपूर्ण है। वो कहीं न कहीं ऊर्जावान है, पर फिर भी वो अपने आप को संतुलित बना रहे हैं, और पतंगों के साथ वो भी उड़ रहे हैं। उनके जो मन के भाव हैं, जो उनके विचार हैं, कहीं न कहीं वो आकाश को छू रहे हैं। नए-नए सपने वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बहुत अच्छा चित्रांकन किया गया है। किस तरह से बच्चे छत की देखिए बारी पर खड़े होकर के पतंग को उड़ा रहे हैं, और यहाँ पर डर लगता है जब कोई भी लोग देखेंगे कि हाँ, बच्चे किस तरह से इतने खतरनाक कार्य को अंजाम दे रहे हैं, पर उनके लिए वही रोमांचित करने वाला चीज़ है। वो उनके लिए वही ऊर्जा का स्रोत है। अगर वो कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब देखो, जो पूरी कविता का सार है ना, यहाँ पर पूरी कविता का सार एकदम सारांश के तरीके से समाहित होता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर वो मान लो छत के किनारों से गिर गए और बच भी जाते हैं, तो बचने के बाद होता क्या है कि और निडर हो जाते हैं। मान लीजिए, यदि जैसे कानून को क्यों बनाया गया? कानून को इसीलिए बनाया गया ताकि जब कोई व्यक्ति अपराध करे तो उसको दंडित किया जाए। जब दंडित किया जाएगा तो आदमी दोबारा अपराध नहीं करेगा। लेकिन यदि उसको छोड़ दिया जाएगा और कोई व्यक्ति अपराध किया या फिर कोई व्यक्ति गलत कार्य किया और उसको सज़ा और पर उसको जब सज़ा नहीं दी गई, उसको उसका परिणाम नहीं मिला, तो होता क्या है कि और भी निडर हो जाते हैं। वो दोबारा फिर से उसी काम को करेगा। तो यहाँ पर बच्चे भी यदि गिर कर बच गए, तो और भी निडर हो जाते हैं, सूरज के सामने और भी सुनहले होकर आते हैं, और भी ऊर्जावान और भी शक्तिवान होकर आते हैं। उनको अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है, पहले से दोगुना आवेश आ जाता है, और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब तो उनके पैर और भी तेज हो जाते हैं। अब जो पृथ्वी नापने का वो कार्य है और भी तेज करने लगते हैं, इस छत से उस छत, इस घर से उस घर, इस जगह से उस जगह, और कहीं न कहीं हर दिशाओं को मृदंग की तरह बजा देते हैं। पूरी तरह से लालायित हो जाते हैं, पूरी तरह से पूरा गाँव, पूरा शहर, जो वातावरण है वो कहीं न कहीं आनंदित हो जाता है। प्रकृति उनके इस व्यवहार से कहीं न कहीं आनंदित हो उठती है। जीवन और जीव का जो अपना बीच का नाता है वो कहीं न कहीं आनंदित कर देता है, और इसी के साथ हम अपनी कविता समाप्त करेंगे। बहुत ही आनंदित कर देने वाली कविता थी। बच्चों को और प्रकृति का बहुत ही अच्छा साथ संबंध दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग हमको ज़रूर बताएँ, कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करें। और इसी के साथ हमारी कविता ख़त्म होती है। धन्यवाद। नमस्तुभ्यं, वंदे मातरम।